नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा नेता जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसने राजनीति का पहला पाठ सेक्स स्कैंडल से सीखा था, जिसे इजराइल की अदालतें चरित्रहीन कहती रही हैं, जिसकी निजी जिंदगी अखबारों की हेडलाइन बनती रही और फिर वही आदमी बना इजराइल का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री। और नाम है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे एक सेक्स टेप कांड से निकला एक नाम पूरी मिडिल ईस्ट की राजनीति का बाप बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं 14 मई 1948 से, यानी वो दिन जिस दिन इतिहास बदला था। धरती के एक छोटे से टुकड़े ने खुद को यहूदियों का राष्ट्र घोषित किया, यानी कि इजराइल बना। और इस देश के बनने के सिर्फ 17 महीने बाद उसी देश की राजधानी तेल अवीव में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी किस्मत भी उस देश की तरह थी, यानी कि जटिल, खतरनाक और निर्णायक। और नाम रखा गया बेंजामिन नेतन्याहू। उनके पिता बेंजियोन नेतन्याहू सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, वो जायनिस्ट मूवमेंट के कट्टर समर्थक थे, यानी वो आंदोलन जो यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करता था। बेंजियोन का काम इतिहास पढ़ाना था, लेकिन जिंदगी भर वो यहूदियों के भविष्य की लड़ाई लड़ते रहे। बचपन यरूशलेम की गलियों में बीता, उस शहर में जिसे 3 धर्म अपना मानते हैं और जो हर वक्त बारूद के ढेर पर बैठा रहता। लेकिन 1956 में जब नेतन्याहू सिर्फ 8 साल के थे तो पिता की नौकरी फिलाडेल्फिया यानी कि अमेरिका में ले गई। अमेरिका में रहकर नेतन्याहू ने अंग्रेजी सीखी, हाई स्कूल की पढ़ाई की, लेकिन माँ की जुबान यानी कि मातृभाषा हिब्रू थी, उनके भीतर वही भाषा जिंदा रही। वो अमेरिका में थे, लेकिन दिल अब भी उस धरती से जुड़ा था जिस पर उनका जन्म हुआ था। 18 साल की उम्र में नेतन्याहू ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो जिंदगी का रुख बदल देता है। उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और वापसी की अपने जन्म स्थान इजराइल में। वापस लौटकर भी वो सीधे एक इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे खतरनाक और सीक्रेट यूनिट सायरेट मटकल में शामिल हुए। ये यूनिट वही है जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर घुसपैठ करती है। यहां से लौटने वालों को वीर कहा जाता है और लौट कर आने वाले बहुत कम होते हैं। 1972 की अरब इजराइल जंग में नेतन्याहू ने हिस्सा लिया और वीरता से लड़े। जल्द ही उन्हें कप्तान बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए फिर अमेरिका का रुख किया और इस बार उनका गंतव्य था MIT। वहां से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री ली, फिर MBA भी किया। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित जगह पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन नेतन्याहू ने खुद अपनी किताब बीबी माई स्टोरी में लिखा है कि सेना में कप्तान बनना, MIT में पढ़ना, कंसल्टिंग की नौकरी करना, ये सब मुझे बेमानी लगता था। मेरा असली स्थान तो इजराइल था, मुझे वहीं लौटना था। यह शब्द नहीं, एक सैनिक की पुकार थी। जब नेतन्याहू सेना में थे तब वो अपने बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू के अपार्टमेंट में रहा करते थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई मिकी वेजनर से। दोनों के बीच प्यार हुआ और 1972 में अमेरिका जाकर शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, नेतन्याहू अमेरिका में काम कर रहे थे, मिकी उनके साथ थी। लेकिन 1978 आते आते मिकी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसी वक्त नेतन्याहू का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा, यानी एक ब्रिटिश लड़की फ्लेयर कैसल्स। जब मिकी को शक हुआ तब उन्होंने अपने पति के सूट पर लंबे सुनहरे बाल देखे। शक यकीन में बदल गया, उन्होंने नेतन्याहू को घर से निकाल दिया। उसी साल अप्रैल में मिकी ने बेटे को जन्म दिया और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। नेतन्याहू ने फिर उसी लड़की फ्लेयर से शादी कर ली। 3 साल साथ रहे, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला। 1984 आते आते उनका दूसरा तलाक भी हो गया। नेतन्याहू की निजी जिंदगी तब तक 2 टूटी शादियों, एक अफेयर और एक बेटे के बीच उलझ चुकी थी। लेकिन फिर 1991 में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सारा बेन आर्टजी। 1991 में नेतन्याहू की मुलाकात सारा से हुई। पेशे से मनोवैज्ञानिक थी, तेज और आत्मविश्वासी और राजनीतिक समझ रखने वाली थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। लेकिन 1993 में एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया, जिंदगी को बदल कर रख दिया। सारा के पास एक रात एक फोन आया। फोन करने वाला एक अनजान व्यक्ति था। उसने कहा कि उसके पति बेंजामिन नेतन्याहू का एक एयर होस्टेस के साथ सेक्स टेप लीक हुआ है। सारा हक्की बक्की रह गई। नेतन्याहू ने सारा से ये बात नहीं छिपाई, लेकिन रोते हुए खुद कबूल की, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबके सामने अपनी गलती मानी। यह एक शर्मनाक पल था। एक राष्ट्रपति नेता जो सेना का कप्तान रहा हो, जो UN में इजराइल का चेहरा बन रहा हो, अब सेक्स स्कैंडल में फंस चुका था।
लेकिन सारा ने उन्हें माफ कर दिया। और यह माफी सिर्फ एक पत्नी की नहीं थी, यह एक साझेदारी की थी। उस दिन के बाद सारा हर बड़े राजनीतिक फैसले में नेतन्याहू के साथ खड़ी रहती है, चाहे वो कैबिनेट की नियुक्ति हो या पार्टी की रणनीति हो। नेतन्याहू को इस मोड़ ने दो चीजें सिखाई। पहली कि पब्लिक माफी कमजोर नहीं होती है, और दूसरी कि जो आपके साथ घड़ी बदलने पर भी खड़ी रहती है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 1976 में जब नेतन्याहू अपनी दूसरी शादी और अमेरिका की नौकरी में उलझे हुए थे, तभी एक खबर ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। 27 जून 1976 को एक एयर फ्रांस की फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। जहाज को युगांडा ले जाया गया और मांग की गई $5 मिलियन और 53 आतंकियों की रिहाई। इजराइल के सामने चुनौती थी झुकना या लड़ना। फैसला हुआ कि ऑपरेशन किया जाएगा और इस मिशन की कमान दी गई नेतन्याहू के बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू को। 4 जुलाई 1976 को ऑपरेशन एंटेबे शुरू किया गया। पूरी दुनिया को चौंका देने वाला यह मिशन सफल रहा। सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी, योनाथन नेतन्याहू शहीद हो गए। ये वही योनाथन थे जिसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू बड़े हुए थे, जिनके अपार्टमेंट में उन्होंने रहकर प्यार किया था और जिन्होंने एक बार लिखा था कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई बेंजामिन से प्यार नहीं कर सकता। भाई की शहादत ने नेतन्याहू को झकझोर कर तोड़ दिया, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने भाई की चिट्ठियों को सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ ए हीरो नाम की किताब में छपवाया और फिर शुरू किया योनाथन इंस्टीट्यूट, एक ऐसा थिंक टैंक जो आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाता था। नेतन्याहू अब सिर्फ एक सैनिक या पति नहीं थे, वो अब आतंकवाद के खिलाफ खड़े एक वैचारिक योद्धा बन चुके थे। भाई की शहादत ने नेतन्याहू को तोड़ दिया, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें राष्ट्र के लिए एक नई भूमिका में डाला। अब वो बंदूक नहीं, विचारों से लड़ना चाहते थे। 1978 में उन्होंने योनाथन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। एक एंटी टेरर थिंक टैंक जैसा मकसद था दुनिया को बताना था कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे ठोस रणनीति बनाई जा सकती है। धीरे धीरे नेतन्याहू कूटनीति के मैदान में उतरने लगे। 1982 में उन्हें अमेरिका में वॉशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास में डिप्टी चीफ बनाया गया। ये पोस्ट कोई औपचारिक कुर्सी नहीं थी, ये एक अखाड़ा था जहां उन्हें इजराइल की छवि को दुनिया के सामने परिभाषित करना था। उनकी स्पष्ट भाषा, सधी हुई रणनीति और तीखे तर्कों ने उनका कद बढ़ाया। 2 साल बाद 1984 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने इजराइल की एक आक्रामक छवि पेश की। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया होलोकॉस्ट सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। उन्होंने नाजी युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चलाई और इजराइल की सुरक्षा की बात को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा। नेतन्याहू अब कोई सरकारी अधिकारी नहीं रह गए थे, वो अब एक आंदोलन बन रहे थे और यह आंदोलन उन्हें ले जाने वाला था सीधे इजराइल की सत्ता के शिखर तक। 1988 में नेतन्याहू इजराइल लौटे और लिकुड पार्टी से जुड़े, संसद पहुंचे जिसे कैसेट कहा जाता है, और वहां बने विदेश मामलों के उप मंत्री। 1996 में महज 47 साल की उम्र में वो इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनते ही फिलिस्तीनियों के साथ टकराव और बढ़ गया। उनके नेतृत्व में इजराइल की सेना और कट्टरपंथी संगठनों के बीच झड़पें तेज हो गई और दबाव बढ़ा, खासतौर पर अमेरिका से। तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू पर शांति समझौते का दबाव डाला। बहुत हद तक नेतन्याहू झुके भी, कुछ समझौते हुए, लेकिन उसी झुकाव की वजह से 1999 का चुनाव हार गए। लेकिन नेतन्याहू की कहानी हार से खत्म नहीं होती। 2002 में उन्होंने वापसी की, सरकार में मंत्री बन गए, फिर 2009 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2021 तक सत्ता में बने रहे। एक बार फिर 2022 में वापसी की और 29 दिसंबर 2022 को फिर प्रधानमंत्री बने। अब तक यानी 2025 तक नेतन्याहू कुल 17 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये इजराइल के इतिहास में एक रिकॉर्ड है और लोग उन्हें अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, किंग बीबी कहने लगे हैं। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, नेतन्याहू की रणनीति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। 1996 में जब नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहली मुलाकात हुई तो माहौल ही अलग था। बातचीत में तनातनी थी और नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि वो खुद को राजा समझता है क्या, या सुपर पावर कौन है। नेतन्याहू किसी से भी आंख मिलाकर बात करने में झिझकते नहीं थे, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों ना हो। 2011 में
फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने बराक ओबामा से कहा कि मैं नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो झूठा है। ओबामा का जवाब था कि तुम थक चुके हो, लेकिन मुझे उसे रोज निपटना पड़ता है। ओबामा ने नेतन्याहू से बातचीत में एक बार कहा कि मैं कठिन विरोधियों से निपटना जानता हूं। नेतन्याहू ने मुस्कुराकर सिर्फ सिर हिलाया, जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जवाब वक्त देता है। नेतन्याहू ने बाद में अपनी किताब बीबी माई स्टोरी में लिखा कि ओबामा ने इसके बाद अपने कैबिनेट से हटकर कुछ ऐसा किया जिससे मैं हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र कभी नहीं किया। कूटनीति की इस बिसात पर नेतन्याहू हर चाल जानते थे, कब लड़ना है, कब चुप रहना है और कब अगला वार करना है। सत्ता के लंबे सफर में हर नेता पर आरोप लगते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पर जो आरोप लगे वो महज स्कैंडल नहीं थे, बल्कि उनके पूरे नेतृत्व पर सवाल बनकर गूंजे थे। 3 बड़े केस जिनके नंबरों से ही उनकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। केस 1000, 2000 और 4000। केस 1000 आरोप है कि नेतन्याहू ने 2007 से 2016 के बीच हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और बिजनेस टाइकून से गिफ्ट्स लिए, सिगार, शराब, गहने, कुल कीमत $3 लाख, और बदले में उन्हें टैक्स छूट दिलाई, वीजा रिन्यू करवाया गया। केस 2014 में नेतन्याहू पर आरोप लगे कि उन्होंने एक अखबार येडियोत एरोनॉट से डील की, बदले में उन्होंने उसके प्रतिद्वंदी अखबार को दबा दिया। केस 4000 सबसे गंभीर था, जिसमें नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने टेलीकॉम कंपनी बेज को भारी फायदा पहुंचाया और उसके बाद बदले में कंपनी के मालिक की पत्नी से नजदीकियां बनाई और पब्लिक सपोर्ट हासिल किया। नवंबर 2019 में मुकदमा शुरू हुआ, मई 2020 से सुनवाई शुरू हुई। 2021 में नेतन्याहू ने खुद को निर्दोष बताया। यरूशलेम कोर्ट में 300 से ज्यादा गवाह पेश हुए, लेकिन कोविड, गाजा जंग और राजनीतिक अस्थिरता के चलते केस कई बार रुका। 2025 में नेतन्याहू की गवाही पूरी हुई, लेकिन फैसला अभी भी दूर है। कुछ इजरायली मानते हैं कि राष्ट्रपति हर्जोग उन्हें माफ कर सकते हैं। आलोचकों का आरोप है कि नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए कानून में बदलाव चाहते हैं, लेकिन फिर भी नेतन्याहू डटे हुए हैं, सत्ता में हैं और अगला अध्याय अब शुरू होता है। 16 जून 2025 को नेतन्याहू ने एक बयान दिया जो सिर्फ शब्द नहीं था, एक चेतावनी थी। हम मिडिल ईस्ट की सूरत बदल रहे हैं, इसका असर ईरान पर भी होगा। और सचमुच इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, गाजा, लेबनान, सब पर इजराइल की छाया पड़ चुकी है। अगर इराक की बात करें तो नेतन्याहू ने अमेरिका में जाकर गवाही दी, कहा कि इराक के पास विनाश के हथियार हैं, केमिकल हथियार हैं। 12 सितंबर 2002 अमेरिकी संसद में भाषण दिया। 20 मार्च 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुआ। बाद में सच सामने आया कि इराक में ऐसा कोई हथियार ही नहीं है। लीबिया की बात करें तो तानाशाह गद्दाफी के खिलाफ नेतन्याहू ने गुप्त विद्रोहियों को पश्चिमी देशों के साथ मिलकर खड़ा किया। 20 अक्टूबर 2011 गद्दाफी मारा गया। इजराइल ने इसे साइबर इंटेलिजेंस अटैक बताया। जहां तक सीरिया की बात है, 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में नेतन्याहू ने ईरान, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधी स्ट्राइक करवाई। यमन में 2015 में हुतियों के खिलाफ सऊदी और यूएई को गुप्त मदद की। गाजा में 2009, 2014 और 2023-25 3 बार इजराइल ने गाजा पर भीषण हमले किए। आईसीसी ने नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया और लेबनान, हिजबुल्लाह को तबाह करने के नाम पर इजराइल ने 2024-25 में हमला किया। नेतन्याहू बोले कि 1 लाख रॉकेट अगर लेबनान में है तो सरकार भी अब निशाने पर है। और अब आप देख रहे हैं कि ईरान, यानी कि 13 जून 2025 इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें बरसाई। 22 जून अमेरिका भी मैदान में उतर आया। नेतन्याहू कहते हैं कि ये आत्मरक्षा है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की चाल है। अगर ये जंग लंबी चली तो सिर्फ नेतन्याहू नहीं, इजराइल का अस्तित्व भी दांव पर हो सकता है। ये कोई आम नेता नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू है, जो सेक्स स्कैंडल से उठकर दुनिया की सबसे विवादित जमीन पर 17 साल राज कर चुका है, जिसे अमेरिका, फ्रांस, यूएन जैसे देशों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और ऊंचा उठा है।
आज उसके खिलाफ अदालतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय आरोप हैं, लेकिन देश उसके साथ खड़ा है क्योंकि नेतन्याहू हारने वालों में से नहीं है। वो उस मिट्टी का बेटा है जहां बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ कहती है ये जिंदा रहे, लेकिन घुटने टेक कर नहीं। नेतन्याहू की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ ट्रेलर है और मिडल ईस्ट की अगली स्क्रिप्ट वो खुद लिख रहा है।